मैडम, ये मेरी पूरी कमाई है, इसे जमा कर दीजिए। ओए लड़के, सच सच बता, ये पैसे चुरा कर लाया है ना? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। अपनी हालत देखी है? अभी पुलिस बुलाती हूँ, जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो एक दिन आपकी नौकरी चली जाएगी। तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ, समझा? उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वह आज भगा रही है वही बच्चा एक दिन उसी बैंक की किस्मत पलट देगा। उस शाम दादी मां की आंखें लगातार छलक रही थीं। 12 साल का राजू उनके सीने से चिपका हुआ सिसक रहा था। दादी, मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे फिर मारेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। बैंक में जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ था। दादी और राजू थोड़े से पैसे जमा करने बैंक पहुंचे थे, लेकिन काउंटर पर बैठी 2 महिला कर्मचारियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, पहली ने दूसरी से कहा, यह बच्चा यहां क्यों आया है? दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, या तो भीख मांगने आया होगा या चोरी करने का इरादा है। दूसरी हंस पड़ी, इसके कपड़े देखकर तो यही लगता है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस बच्चे का वे मजाक उड़ा रही हैं वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। राजू की आंखें भर आईं। दादी, ये लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी एक महिला कर्मचारी ने तेज आवाज में कहा, अरे छोटे, तू यहां क्यों आया है? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? गार्ड ने आगे बढ़कर राजू को धक्का दे दिया, यहां अमीर लोग आते हैं, तेरे जैसे गरीब बच्चों की यहां कोई जगह नहीं। राजू गिरते गिरते बचा और जोर जोर से रोने लगा। पूरा बैंक यह सब देख रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। राजू पीछे हट गया और दादी के पीछे छुप गया। दादी, मुझे घर जाना है, वह रोते हुए बोला। दादी मां ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ गिने चुने नोट थे। साहब, हमारे पास पैसे हैं, हमें बस जमा करने हैं। महिला कर्मचारी ने बटुए को देखा और हंस पड़ी, अरे ये क्या है, इतने कम पैसे लेकर बैंक चले आए? उसी वक्त बैंक के एक कोने में बैठे एक शख्स ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला। उसका नाम था राकेश कुमार, स्थानीय पत्रकार था। वह अपने किसी काम से बैंक आया था, लेकिन जो उसने देखा उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। यह गलत है, उसने मन ही मन कहा, और बिना किसी शोर के पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। राजू का गला सूख रहा था। उसने दादी का हाथ खींचा। दादी, मुझे पानी चाहिए। दादी मां ने धीरे से पास रखे पानी के जग की ओर इशारा किया। बेटा, वहां पानी है। लेकिन इससे पहले कि राजू एक कदम आगे बढ़ाता, गार्ड ने उसे रोक लिया। रुक, यह पानी तेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, यह ग्राहकों के लिए है, कहीं और जाकर पी। आखिरकार दादी मां ने राजू का हाथ पकड़ा। चल बेटा, यहां से चलते हैं। राजू रोता हुआ दादी के साथ बैंक से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद राकेश भी बाहर आया और उनके पास पहुंचा। आंटी जी, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पत्रकार हूं। अंदर जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूं? बेटा, हमने कोई गलती नहीं की, हम तो बस पैसे जमा करने आए थे। राकेश ने सम्मान से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं शाम को आपके घर आकर पूरी बात विस्तार से जानना चाहता हूं। लोगों को यह सच्चाई जाननी चाहिए। दादी मां ने उसे अपना पता दे दिया। शाम को राकेश कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर उनकी झुग्गी में पहुंचा। राजू एक कोने में चुपचाप बैठा था। राकेश उसके पास बैठ गया। राजू बेटा, आज बैंक में क्या हुआ था? अंकल, वे मुझे चोर कह रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। यह सुनकर राकेश की आंखें नम हो गईं। उसने कैमरा ऑन किया और राजू की बात रिकॉर्ड करने लगा। दादी मां ने भी अपनी कहानी सुनाई। बेटा, यह राजू मुझे आज से 10 साल पहले बस स्टैंड पर मिला था। बहुत छोटा था, रो रहा था, कोई नहीं आया उसे लेने, तब से यह मेरे साथ है। राकेश ने पूछा, आपने पुलिस में शिकायत की थी? हां बेटा, की थी, दादी मां ने कहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बातों बातों में उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र भी किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, लेकिन पैसे नहीं थे। इसी उम्मीद में बैंक गई थीं कि शायद कोई रास्ता निकल आए। राकेश ने उनकी पूरी कहानी रिकॉर्ड की। घर लौटकर राकेश ने पूरी रात काम किया। उसने बैंक की घटना का वीडियो एडिट किया। उसमें राजू और दादी मां का इंटरव्यू जोड़ा। वीडियो का शीर्षक था, 12 साल के बच्चे को बैंक में चोर कहा गया, क्या यही है हमारे बैंक का सिस्टम? उसने वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और लिखा, यह घटना बताती है कि हमारे समाज में गरीबों को आज भी इंसान नहीं, शक की नजर से देखा जाता है। वीडियो आग की तरह फैल गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। कैमरे तैयार थे,
हेडलाइंस बन चुकी थीं। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे बैंक सच में ऐसे ही होते हैं? क्या गरीब या साधारण दिखने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? दादी मां ने राजू को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, हर जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया वैसी नहीं होती। लेकिन राजू का बचपन इतना बड़ा सच समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में बस एक ही तस्वीर बन चुकी थी। बैंक एक डरावनी जगह है, जहां लोग डांटते हैं, डराते हैं और रुला देते हैं। उधर दादी मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। ऑपरेशन का खर्च सुनकर दादी मां की सांसें अटक गई थीं। उनके पास इतने पैसे कहां थे? वे इसी उम्मीद में राजू को लेकर बैंक गई थीं कि शायद कोई लोन मिल जाए, कोई रास्ता निकल आए। लेकिन बैंक में जो हुआ, उसने उनकी हिम्मत ही तोड़ दी। उस रात दादी मां ने कहा, अब इलाज नहीं करवाएंगे बेटा। राजू कुछ समझ नहीं पाया। उसे बस इतना नजर आ रहा था कि दादी मां बहुत उदास हैं और दर्द में भी। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर एक आलीशान होटल के कमरे में बैंक मालिक विनोद मेहता अपना फोन देख रहे थे। अचानक वही वायरल वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ गया। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, किसी और बैंक का मामला होगा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उनका चेहरा सख्त पड़ता चला गया। यह तो उनका ही बैंक था। काउंटर पर बैठी महिलाएं उनकी ही कर्मचारी थीं। एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार? उन्होंने खुद से कहा। यह सिर्फ बैंक की बदनामी नहीं है, यह इंसानियत की हार है। एक पिता होने के नाते उनका दिल और भी भारी हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने वीडियो में दादी मां की बात सुनी। यह बच्चा मुझे बस स्टेशन पर मिला था। वही बस स्टेशन, वही तारीख, वही समय, वह जगह जहां सालों पहले उनका अपना बेटा खो गया था। उनकी आंखें भर आईं। इन सालों में पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव, मीडिया, सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज इस वीडियो में उन्हें पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त मैनेजर सूरज वर्मा को फोन लगाया। सूरज, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं, अभी इसी वक्त वहां पहुंचो, यह बहुत जरूरी है। सूरज ने कोई सवाल नहीं किया, बैंक का काम वहीं छोड़ा और तुरंत उस पते की ओर निकल पड़े। जब सूरज वर्मा दादी मां की झुग्गी के सामने पहुंचे तो उनका दिल भर आया। एक छोटी सी झोपड़ी, अंदर बीमार दादी मां और राजू। सूरज ने बेहद नरमी से बात शुरू की। दादी मां ने कहा, मैं बस स्टेशन पर बैठी थी, तभी यह बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया। नाम भी नहीं बता पा रहा था, बस रोए जा रहा था। दिल पसीज गया, मैं इसे छोड़ नहीं पाई। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई नहीं आया। वक्त बीतता गया और अनजाने में ही राजू उनकी पूरी दुनिया बन गया। सारी बात सुनते ही सूरज वर्मा ने तुरंत विनोद मेहता को फोन किया। विनोद, हालात बहुत नाजुक हैं। दादी मां की तबीयत बेहद खराब है। एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। और हां, जो तारीख, समय और जगह तुमने बताई थी, सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा है। उस पल विनोद के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी लौ जली, लेकिन उसी के साथ डर भी था, कहीं यह सिर्फ एक इत्तेफाक न हो। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई रिस्क नहीं लेंगे। दादी मां और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। इलाज में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। खर्च की फिक्र मत करना, सब मैं देखूंगा। सूरज ने बिना वक्त गंवाए एम्बुलेंस बुलाई। दादी मां और राजू को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। उधर राजू, वह सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। सूरज ने उसे पास बिठाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत बेटा, दादी मां ठीक हो जाएंगी। इसी बीच विनोद मेहता ने अपनी विदेश यात्रा अधूरी छोड़ दी थी। फ्लाइट में बैठे बैठे उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह मेरा बेटा हो सकता है? अगले ही दिन वे भारत पहुंचे और सीधे अस्पताल गए। जैसे ही उनकी नजर राजू पर पड़ी, उनके आंसू खुद ब खुद बह निकले। बच्चे के चेहरे में उन्हें अपनी पत्नी की झलक दिखी, वही आंखें, वही मासूमियत। दिल कह रहा था, यही है, लेकिन दिमाग सबूत मांग रहा था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मुझे डीएनए टेस्ट कराना है। डॉक्टर ने समझाया कि रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। विनोद ने कहा, मैं सालों से इंतजार कर रहा हूं, कुछ दिन और सही। ऑपरेशन सफल रहा। जब दादी मां को होश आया तो वे हैरान रह गईं। मैं यहां कैसे? सूरज मुस्कुराए और बोले, एक अच्छे इंसान ने आपका इलाज करवाया है, बस यही समझ लीजिए। उधर बैंक के बाहर तूफान मचा हुआ था। मीडिया की भीड़, सवाल, क्या यही है बैंक की इंसानियत? क्या गरीबों के साथ यही बर्ताव होता है? वे दो महिला कर्मचारी और गार्ड, जिन्होंने राजू के साथ बदसलूकी की थी, अब डर में जी रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
बाकी स्टाफ भी बेचैन था। पूरे बैंक की छवि दांव पर लगी थी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट के नारे लग रहे थे, हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। कुछ दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट विनोद मेहता के हाथ में दी। जैसे ही उन्होंने कागज खोला, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राजू उनका बेटा था। बरसों की तलाश आज खत्म हो गई थी। विनोद ने राजू को सीने से लगा लिया और देर तक रोते रहे। राजू कुछ नहीं समझा, बस इतना जानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दादी मां को बचाया। जब दादी मां को सच्चाई पता चली, उनकी आंखें भी भर आईं। विनोद ने दादी मां का हाथ थाम लिया। आपने मेरे बेटे को मां से कम नहीं समझा, वे बोले। आज से आप सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी मां हैं। और उसी पल विनोद मेहता ने दिल में एक और फैसला कर लिया। अब सिर्फ एक बेटे को नहीं, बल्कि इंसानियत को भी इंसाफ दिलाना है। अब बैंक सिर्फ पैसों की जगह नहीं रहेगा, यह इंसाफ और एहसास की मिसाल बनेगा। विनोद मेहता ने बड़े प्यार से राजू से कहा, बेटा, तुम्हें एक बार फिर बैंक जाना होगा। इतना सुनते ही राजू घबराकर बोला, नहीं पापा, वहां वे लोग मुझे फिर मारेंगे, डांटेंगे। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, और जिस बैंक से तुम डरते हो वह हमारा अपना बैंक है। राजू हैरान रह गया। उसका मासूम दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। पापा, जो बैंक मुझे चोर समझ रहा था, जो लोग मुझे रुला रहे थे, वो आपका कैसे हो सकता है? तब विनोद मेहता ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया कि हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ गलत। बेटा, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से पूरा सिस्टम गलत नहीं हो जाता, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। अगले दिन बैंक का माहौल कुछ अलग ही था। विनोद मेहता अपने बेटे राजू को लेकर बैंक पहुंचे। राजू के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, इतना भारी कि उसे संभालना भी मुश्किल लग रहा था। उस बैग में ढेर सारा पैसा था, वही पैसा जो विनोद ने अपने बेटे को दिया था, एक सबक सिखाने के लिए। जैसे ही राजू बैंक के अंदर आया, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अरे, ये तो वही बच्चा है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। राजू बिना रुके सीधे उसी काउंटर पर पहुंचा जहां वे दोनों महिलाएं बैठी थीं। उसने बैग खोला और सारा पैसा काउंटर पर फैला दिया। नोटों का ढेर देखकर बैंक में सन्नाटा छा गया। राजू ने कहा, आपने कहा था कि मैं चोरी करने आया हूं, मेरी औकात नहीं है यहां पैसा जमा करने की। देखिए, मैं पैसा लेकर आया हूं, अब इसे जमा कीजिए। उन दोनों महिलाओं और गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। उसी पल बैंक के दरवाजे खुले और विनोद मेहता अंदर आए। सभी कर्मचारी ध्यान दें, विनोद मेहता ने सबके सामने ऐलान किया, यह बच्चा राजू मेरा बेटा है, और जिन कर्मचारियों ने इसके साथ बदसलूकी की थी, उन्हें इस पल से नौकरी से निकाला जाता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग एक मासूम बच्चे के साथ इंसानियत भूल सकते हैं, वे हमारे बैंक में काम करने के लायक नहीं हैं। कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। जिसे वे गरीब बेसहारा बच्चा समझ रहे थे, वह बैंक मालिक का बेटा निकला। उन्होंने सिक्योरिटी बुलवाई और उन तीनों को बैंक से बाहर निकलवा दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स और कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। वायरल वीडियो वाला बच्चा निकला बैंक मालिक का बेटा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई कह रहा था, यह कर्मों का फल है। कोई बोला, यह तो किस्मत का खेल है। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैनेजर सूरज वर्मा की आंखें भर आई थीं। वे जानते थे कि विनोद ने अपने बेटे को खोकर कैसे कैसे दिन काटे थे। आज किस्मत ने उन्हें वो सब लौटा दिया था। विनोद मेहता ने एक बड़ा सुकून भरा घर लिया, जहां तीनों चैन से रह सकें। राजू के लिए अच्छा स्कूल तय हुआ। दादी मां के लिए घर पर ही नर्स रखी गई। जिंदगी ने आखिरकार उनके जख्मों पर मरहम रख दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।